हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये हमारे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट होने वाला है पॉलिटी के पीवाईक्यूज का, और आखिरी पार्ट होने वाला है पॉलिटी के पीवाईक्यूज का, और हमारे यहाँ पे सीएपीएफ पीवाईक्यू सीरीज का। क्योंकि इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स है दूसरे, चाहे आप यहाँ पे साइंस की बात कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आप यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, या फिर इकोनॉमिक्स, डिफेंस हो गया, फिर हमने ज्योग्राफी, और अभी हमारे यहाँ पे पॉलिटी चल रहा है। हमने सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिए। पिछले 10 साल के हमने यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाए हैं। एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। एज अ प्रैक्टिस आप उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक को आपको सबसे अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करके जाना है। दूसरा पॉइंट कि आपको सीडीएस के पीवाईक्यूज भी जरूर करने, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे जाके आपको ये सारी पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएंगी। तो एक एंड मोमेंट पे आप, अगर आप चाहोगे, अगर आप वीडियो देख के रिवाइज नहीं करना चाह रहे हो, तो एज अ पीडीएफ से आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। नाउ ये वीडियो, इसके साथ हमारे यहाँ पे सीएपीए पीवाईक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, सीरीज जो है हमारी यहाँ पे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक दो वीडियोस ऐसी और आएंगी, जहाँ पे हम बेसिकली जो आपकी जगह जैसे जो न्यूज में है उसको हम लेके यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो और एक आपको यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जो आपके यहाँ पे एफकेट हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 2022 में जो यहाँ पे क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे 2023 वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो 2022 में पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर फिर आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आती है। तो डिस्ट्रिक्ट का वो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो जुडिशरी ऑफिशियल होता है। ठीक है, जुडिशियल ऑफिशियल आप बोल लो। और यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे जजेस होते हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ पे जो अपॉइंट करते हैं वो आपके गवर्नर करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन आपको बोल रहा है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। दूसरा आपसे बोल रहा है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीजेआई, फिर हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के सीजे। ठीक है, तो ये मतलब चीफ जस्टिस, तो उनको यहाँ पे अपॉइंट वगैरह यहाँ पे वो उनका वो काम होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इनकी इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट में उनका ऐसा कोई काम नहीं होता है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो यहाँ पे यही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि कभी भी ना, जैसे अभी आप देखोगे कि प्रेसिडेंट भी अगर यहाँ पे किसी जज को अपॉइंट कर भी रहे हैं, तब भी यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि वो कंसल्ट करते हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो हर एक में ना आपको कंसल्टेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगर हाई कोर्ट के लिए तो हाई कोर्ट के आपका एक ग्रुप रहेगा, या फिर आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जब डिस्ट्रिक्ट जजेस का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, तो उनको करते यहाँ पे गवर्नर है, पर वो कंसल्ट करते हैं पहले यहाँ पे हाई कोर्ट को उस पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, जिस भी स्टेट में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है, जिस भी स्टेट के वो गवर्नर है, उस स्टेट में जो भी आपका हाई कोर्ट रहेगा। अब जैसे पता है आपको, हाई कोर्ट आपका एक रह सकता है मल्टीपल स्टेट्स के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार है, तो उसका हाई कोर्ट आपका जो कोलकाता हाई कोर्ट है, वही उसी के अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार भी आता है। ठीक है, हाई कोर्ट के केस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे जैसे आपका पंजाब और हरियाणा वाला केस हो गया। ठीक है, आपका चंडीगढ़ भी उसी पर्टिकुलर कोर्ट में आता है। तो यहाँ पे एक जो सिंगल कोर्ट है वो एक से ज्यादा स्टेट्स, या फिर आप बोलो एक स्टेट एक यूटी, किसी भी तरीके से वो एक से ज्यादा यहाँ पे स्टेट्स या फिर यूटीज के लिए वो रह सकता है। ठीक है, जैसे आपका गवर्नर का केस है, वैसा आपका यहाँ पे हाई कोर्ट का भी केस है। जैसे गवर्नर आपका यहाँ पे एक गवर्नर आपका मल्टीपल स्टेट्स का हो सकता है, वैसे ही आपका वो भी है। पर यहाँ पे ये याद रखना है कि वो स्टेट्स आपस में पास में होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते होने चाहिए। ठीक है, मतलब जब मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो अगर आप देखोगे तो आइलैंड वाला हो गया, जैसे अंडमान एंड निकोबार, तो वो तो चला गया उस साइड में। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता साइड में। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। फिर डी आपसे बोल रहा है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई काम नहीं होता है। जो आपके यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट रहेंगे, जैसे सेंट्रल में हेड ऑफ स्टेट हो गया आपके प्रेसिडेंट, फिर आपके स्टेट के अंदर हेड ऑफ स्टेट हो गया यहाँ पे गवर्नर। ठीक है, तो उनका ये काम होता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन
विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब देखो यहाँ पे इनके क्वालिफिकेशन क्या है, कि कैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे जो भी आप बोल सकते हो जिसको भी यहाँ पे जज बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट का, तो उनके क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाला है कि यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, या तो उनको अपॉइंट जो यहाँ पे करा जा रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे रिकमेंड किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो पहला आपका ये हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है यहाँ पे कि जो आपके ये जज अपॉइंट हो रहे हैं, उन्होंने एडवोकेट वो रहे हो यहाँ पे कम से कम 7 साल के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, और हमारा यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब देखो ये तो हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हल्का सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना ज्यादा हम डीप पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जो हमने यहाँ पे पिछले 4 पार्ट्स किए हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप वहां से सीक्वेंस वाइज देखते हुए आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आपका, ये आपका बना था, एक आपका एक्ट आया था उसके थ्रू। कौन सा एक्ट आया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आपका आया था 1993 में। तो उसके थ्रू आपका यहाँ पे ये जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये आपका यहाँ पे बना है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो या तो आपके सीजीआई रह सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे जज रह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, मतलब क्या मेंबर्स है, कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वहां पे अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ। बस आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं यहाँ पे। वो आपके चेयरपर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हो गया, बैकवर्ड क्लासेस है, वुमेन है। तो उन सब के भी आपके वो जो चेयरमैन होते हैं उन सब कमीशन के, तो वो सब आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ठीक है, और भी आपके होते हैं, और एक आपका अटेंडी होता है, स्पेशल अटेंडी होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके यहाँ पे जजेस वगैरह भी आपके होते हैं इसमें, जो आपके परमानेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे एक तरीके से फुल मेंबर है। ठीक है, परमानेंट तो नहीं है, पर फुल मेंबर यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर और आपके यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, वो आपके यहाँ पे फर्क होता है दोनों में, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि आपके जैसे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपके यहाँ पे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो चेयरपर्सन है और जो यहाँ पे उस कमीशन के मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं, जो मेंबर्स है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो उनका जो टाइम होता है, बेसिकली आपका यहाँ पे जो टर्म होती है, टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो आपका होता है यहाँ पे 3 साल, या तो या फिर उस उनके 70 साल यहाँ पे जब उनकी एज हो जाती है जब तक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। या तो वो जब बने हैं वहां से 3 साल तक रहेंगे, या फिर जैसे मान लो अगर वो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं वो 65 ईयर पे बन जाते हैं। ठीक है, चेयरमैन हम यहाँ पे मान रहे हैं कि चेयरपर्सन जो है उनकी एज है 65। तो एक कंडीशन होगी कि वो 65 से 68 जब हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 3 साल जब उनको हो जाएंगे तब तक रहेंगे, या फिर जब उनके 70 साल हो जाएंगे, उनकी खुद की एज जब 70 ईयर्स हो जाएगी, तब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे समझनी है, या तो 3 साल के रहेंगे, या फिर जब तक उनकी एज 70 ईयर्स हो जाती है तब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3 आपके ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का ही देखने को मिल रहा है, और डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये, ठीक है, तो ये आपका स्टैब्लिश हुआ था किसके अंदर? ये आपका आया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में, उसके अंडर आपका यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि अमेंडमेंट तो आपके यहाँ पे 2006 में भी जैसे एक आया था आपका यहाँ पे, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट के नाम से हम जिसको जानते हैं। पर यहाँ पे हो रहा है कि कब स्टैब्लिश हुआ था ये कमीशन। तो वो आपको यहाँ पे एक्ट याद रखना है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में ये आपका यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन वाज द कोठारी कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका कमीशन है यहाँ पे, कोठारी कमीशन, ये आपका आया था यहाँ पे 1964 में। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। और ये आपका देखो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी दे रखा है यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे कि रिव्यू करना था इनको एजुकेशनल सेक्टर को, ठीक है, इंडिया के। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, पहले तो ये याद रख लो। 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला था यहाँ पे इनको रिव्यू करना है, ठीक है, किसको रिव्यू करना है? एजुकेशनल सेक्टर को रिव्यू करना है। ठीक है, ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे इनका कि जो भी आपके यहाँ पे डिजाइन करने हैं, यहाँ पे किसको डिजाइन करना है, यहाँ पे जो आपके एजुकेशनल पॉलिसीज है उनको। ठीक है, तो एजुकेशनल पॉलिसीज को यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे
डिज़ाइन करना है या फिर आप बोलो यहाँ पे कि एडवाइस देनी है, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आगे जाके किस टाइप की पॉलिसीज़ आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको लाना चाहिए। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे रिव्यू कर चुके होंगे यहाँ पे कि एजुकेशन सेक्टर में प्रेज़ेंट टाइम में कैसा सिनेरियो चल रहा है उन उस टाइम पे, ठीक है? और हमेशा याद रखना ये आपका पहला कमीशन था, जो कि कंप्लीटली आपका आया था यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के लिए, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ये आपका फर्स्ट कमीशन था, ठीक है? फर्स्ट कमीशन था जो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीटली आपका यहाँ पे आया था एजुकेशन सेक्टर के लिए ही, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपको दूसरी चीज याद रखनी है कि जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे जैसे कोठारी कमीशन लिखा है, तो यहाँ पे ये कोठारी जो है बेसिकली ये यहाँ पे जो चेयरमैन थे यहाँ पे दौलत सिंह कोठारी, ठीक है? तो वो क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन थे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कमीशन को हम वैसे यहाँ पे जो उनका सरनेम होता है या फिर जो बोल लो उनका नाम होता है जो भी चेयरपर्सन का, उनके नाम के साथ हम यहाँ पे उस कमीशन को जानते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे हो गया कोठारी कमीशन हो गया, फिर आपका यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी है ना? तो यहाँ पे वो चेयरमैन थे इसलिए हम लोग उनको यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं उस कमेटी को। फिर आपके अशोक मेहता कमेटी थी। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं ना उनका बेसिकली आपको नाम देखने को मिलता है यहाँ पे कमीशन के अंदर, ठीक है? कमीशन का जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक नाम रहेगा, उसमें आपका कमीशन में जो चेयरपर्सन रहेगा उसका नाम आपको या सरनेम आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसे मैंने बोला आपको हमेशा याद रखना है ये पहला कमीशन था जो आपका एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड था, मतलब उसके रिव्यू के लिए आया था, उसके डिजाइन के लिए आया था कि क्या आगे जाके पॉलिसीज कैसी टाइप की पॉलिसी यहाँ पे इंडिया को लानी चाहिए, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर था ये आया था आपका 1964 में, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग इज और आर करेक्ट, ठीक है? अंडरटेकिंग इज और आर करेक्ट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे तीनों कमिटी जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है यहाँ पे पार्लियामेंट में, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि आपके यहाँ पे इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से आपके यहाँ पे 15 जो मेंबर होंगे वो आपके यहाँ पे लोकसभा से रहते हैं और 7 मेंबर आपके यहाँ पे राज्यसभा से रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका एस्टिमेट कमेटी है वो बस आपकी इकलौती कमेटी है यहाँ पे फाइनेंस में, जिसके सारे के सारे मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं, उसमें 30 मेंबर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले तो आप यहाँ पे ये समझ जाओ। तो अगर आप देखोगे पहली स्टेटमेंट की देर आर मोर देन मोर मेंबर फ्रॉम द लोकसभा सॉरी राज्यसभा देन द लोकसभा इन द कमिटी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है गलत स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि राज्यसभा से 7 मेंबर है और लोकसभा से 15 है, ठीक है? तो लोकसभा के ज्यादा मेंबर है, तो ए हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए गलत होने पे हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन चला गया और हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन चला गया, ठीक है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे, तो जो सही होगी वही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे हम आपको पता होगा कि हर एक कमेटी यहाँ पे जो बेसिकली है यहाँ पे, तो वो हर एक कमेटी के जो यहाँ पे चेयरपर्सन वो स्पीकर आपके यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, तो हमारा दूसरा एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन ओनली, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मतलब सेकंड स्टेटमेंट बस यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे और क्या है आपके लिए यहाँ पे जानने का, वो है आपका यहाँ पे कि ये स्टार्ट हुई थी आपकी बेसिकली 1964 में, जब आपकी यहाँ पे एक कमेटी थी जिसका नाम था, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो वो था आपका यहाँ पे कृष्णा मेनन कमेटी, ठीक है? कृष्णा मेनन कमेटी। तो कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आप यहाँ पे बोल सकते हो ये आपकी एक फाइनेंस कमेटी यहाँ पे बनी थी जिसका नाम है यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, ठीक? तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ मेंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रख लेना है कि जब यहाँ पे आपकी कमेटी इंट्रोड्यूस हुई थी 1964 में, तो उस टाइम पे इसमें जो मेंबर्स हुआ करते थे ओरिजिनली अगर हम बात करें, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिनली, तो ओरिजिनली आपके यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो आपके थे यहाँ पे सिर्फ 15 मेंबर, जिसमें से 10 मेंबर थे आपके यहाँ पे लोकसभा के और 5 मेंबर थे आपके यहाँ पे कहाँ के राज्यसभा के, ठीक है? तो ओरिजिनली तो 15 मेंबर थे पर बाद में यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो 22 मेंबर है और प्रेजेंट, और हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? आपसे यहाँ पे ओरिजिनली भी पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो कितने मेंबर थे, और प्रेजेंट में अगर मान लो यहाँ पे पहले का नहीं पूछता है कोई भी स्टेटमेंट में, आपको अर्लियर या फिर ऐसा मान लो कि यहाँ पे ओरिजिनली वर्ड नहीं दिख रहा है, तो उस केस में यहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कीवर्ड्स को जरूर यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन 2 ओनली। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इजी क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि हम यहाँ पे इतने टाइम से करके आ रहे हैं, ठीक है? मतलब करके आ रहे हैं इन द सेंस हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ने कमिटीज के ऊपर इतनी बार यहाँ पे डिस्कशन किया, क्योंकि हर एक आपके यहाँ पे जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे पेपर में
आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको कमिटी या केसेस से रिलेटेड आपको देखने को मिला ही है, ठीक है। कमिटी हो गया, कमीशन हो गया, केसेस हो गया, तो इनके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिला ही है, और किसी किसी एग्जाम में तो आपको एक से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी आपकी, ये बेसिकली यहाँ पे इनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी यहाँ पे ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इसके थ्रू हमारी हुई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लस हमारी एक बाद में ऐड हुई थी जिससे हमारा टोटल हुआ था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लास्ट वाली हमारी यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारी यहाँ पे ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपकी नॉन जस्टिसएबल है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। साथ ही साथ 51A आपका यहाँ पे होता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है। पार्ट 4A होता है, ये भी आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नौ अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, वो हमारे यहाँ पे आंसर होगा, जो भी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट आपसे दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स मतलब वही स्टेट, फिर आपका यूनियन। तो इस टाइप से यहाँ पे जितो जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, तो उन सबको यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपके एकदम करेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो हमारा क्योंकि करेक्ट है ये, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पीछे जो मैं यहाँ पे टिक या फिर क्रॉस करूंगा, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। और जो यहाँ पे मैं आगे क्रॉस या टिक करूंगा, वो बेसिकली हम यहाँ पे आंसर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। तो ये भी आपका करेक्ट है यहाँ पे कि आपके क्या क्या सोर्सेज रहने वाले स्टेट गवर्नमेंट के और आपके यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के। ये भी आपके यहाँ पे इंडियन फेडरलिज्म का एक फीचर है, जो हमें यहाँ पे पता होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये भी आंसर नहीं है। तीसरा आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे आप लिस्ट ले लो, तो लिस्ट जैसे आपके पास स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, तो कौन से मैटर के ऊपर आपकी स्टेट लॉज बना सकते हैं, कौन से मैटर के ऊपर आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फिर हमने पिछले वाले में डिस्कस किया कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट लिस्ट है, उसकी यहाँ पे 4 कंडीशंस ऐसी आती है जहाँ पे आपका पार्लियामेंट भी लॉज बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस स्टेट पे, या फिर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, या फिर कोई आप बोल सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हो जाता है यहाँ पे इंडिया और दूसरे कंट्री का। तो अगर उस मैटर से रिलेटेड कोई भी आपका मैटर जो आपका स्टेट लिस्ट में है, फिर उससे रिलेटेड आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्योंकि ये भी करेक्ट है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं है। फिर डी ऑप्शन आपसे बोला है कि इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारे यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है हमारे यहाँ पे, डिवीजन ऑफ पावर होता है। और जो क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फेडरलिज्म है, वो एक तरीके से हम यहाँ पे कैनेडियन मॉडल जो है यहाँ पे, उससे हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। फिर आपका अगर आप देखोगे तो डिवीजन ऑफ पावर एक तरीके से हम बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। फिर आप यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि हम एकदम ही उनको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम ब्रांच ही उनका अलग कर दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे ये आपका स्टेट गवर्नमेंट अलग ही है, फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जुडिक्शन अलग टाइप का आएगा, स्टेट वाले में अलग आएगा, ठीक है। सेंटर में अलग, स्टेट में अलग, आपके सेपरेशन ऑफ पावर में। पर वो चीज आपको इधर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग जो फॉलो करते हैं डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। क्या सोर्सेज है बेसिकली आपके यहाँ पे लॉ में, लॉ के इंडिया के अंदर, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमारा होना ही है, एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हम फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, लॉज वगैरह हम वहां से देखते भी हैं। तो आपका सी ऑप्शन तो हट जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे वन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वन आपको यहाँ पे बाकी सब में दिख रहा है, टू आपको यहाँ पे दो में दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ पे चलो टू ही डिस्कस कर लेते हैं, वरना हम थ्री भी डायरेक्ट डिस्कस कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं, चलो उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। फोर से शुरू करते हैं, तो फोर से हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा इजिली। तो फोर आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है केस लॉ, ठीक है। तो केस लॉ बेसिकली आपके ऐसे लॉज होते हैं जो यहाँ पे जुडिशियल डिसीजन से आते हैं। जैसे मान लो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो उस वो जो डिसीजन से लॉज बनते हैं वो आपके होते हैं केस लॉ। तो यहाँ पे ये तो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब ये करेक्ट हो गया तो हमारे यहाँ पे पहला वाला भी हट जाएगा, ठीक है। तो वन ओनली हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आपको एक दे रखा है यहाँ पे कस्टमरी लॉ। अब देखो कस्टमरी लॉ आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे,
एक तरीके से आपके कुछ प्रैक्टिसेस या बिलीव्स यहाँ पे जो होती है कम्युनिटी के, ठीक है? तो उनसे यहाँ पे रिलेटेड होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं लॉज़ के लिए, ठीक है? सोर्स ऑफ लॉज़ के लिए हम लोग यहाँ पे वो भी चीज़ लेके चलते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड भी हमारा आंसर में होना चाहिए, ठीक है? तो इसके साथ हमारे यहाँ पे बी भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे स्टैट्यूट्स। तो स्टैट्यूट्स मतलब होता है यहाँ पे कि जो रिटन लॉज है जो यहाँ पे आपके लेजिस्लेटिव ने पास किए हैं, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे रिटन लॉज है जो आपके लेजिस्लेटिव बॉडी जो है यहाँ पे उन्होंने पास किए वो सारे आपके यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो सोर्स होते हैं लॉ के। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर निकलेगा यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमारे सारे ही बेसिकली यहाँ पे सोर्स थे लॉज के, तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब देखो जो आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है यहाँ पे इसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये जो आपका यहाँ पे सेक्रेटरीट है बेसिकली ये कंप्लीटली आपका काम करता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी है जो इसके हेड होते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज बोर्ड के। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे इनका काम रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये हेल्प करेंगे आपकी गवर्नमेंट की यहाँ पे डिसीजंस बनाने में। दूसरा आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में भी यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। तो जो आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दे रखी है दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, ठीक है। Now अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना बेसिकली चार आपको दे रखे हैं यहाँ पे प्लान्स हो गए या फिर एक्ट बोल लो इनको, वो आपको दे रखे हैं और उनके यहाँ पे जो एम्स है वो फिर आपको आगे यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है। अब जैसे पहले वाले में आपको दे रखा है द कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका काम क्या है बेसिकली कि यहाँ पे इसका काम है यहाँ पे कि ये लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे, रोड मेंटेनेंस भी यहाँ पे काम करेंगे जो आपके ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे। फिर जो छतों के यहाँ पे जो छतों का काम है वो करेंगे, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड हो गया या फिर आपके यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्किल्स होगी यहाँ पे, मतलब बेसिकली एक तरीके से जो आपके यहाँ पे ट्राइबल्स होंगे उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा स्किल्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखो आगे आपको यही सब दे रखा है कि एम्स टू लॉर्ड एम्स एट लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंप्रूवमेंट ऑफ रूफ हाउसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे बेसिकली एम है, तो यहाँ पे ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा ये आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि हमसे नॉट पूछा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट होगी वो हमारा आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पे दे रखा है एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इतना बड़ा यहाँ पे ये नाम है पूरा आपका एक्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली इस एक्ट में आपके यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स दी गई हैं यहाँ पे ट्राइबल लोगों को, जहाँ पे बताया गया कि वो 10 एकड़ तक की यहाँ पे जो जमीन है वो यहाँ पे आप अपने नाम कर सकते हो। एक तरीके से ये बोला जा रहा है जो भी यहाँ पे 13 दिसंबर 2005 से पहले से रह रहे हैं उस फॉरेस्ट में, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। या फिर ये या फिर आप बोलो जो ट्राइबल नहीं है और वो पिछले 3 जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं वही 13 दिसंबर 2005 से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो विलेजर्स इन फॉरेस्ट आर प्रोवाइडेड विद कम्युनिटी राइट्स, तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर नहीं होने वाला है। फिर सी आपसे बोल रहे थे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूसेस टू दी ट्राइबल इक्वली। तो अब ये आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है बेसिकली ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, ठीक है, ना कि यहाँ पे जमीनों को यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को प्रोड्यूस कर जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि गलत एम हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इसका काम क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यहाँ पे इसका फोकस होता है। डी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो है यहाँ पे टू ट्राइबल सब प्लान प्रोवाइड्स डेयरी काउज टू ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे यहाँ आंसर नहीं होने वाला है। तो ये जो आपका यहाँ पे स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान है यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला जो प्लान है बेसिकली, तो यहाँ पे आपके ट्राइबल ग्रुप्स को काउज दी जाती है यहाँ पे जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उन सब ट्राइबल ग्रुप्स को, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही है इन लोग के लिए। दूसरा आपके यहाँ पे जो भी आपकी फैसिलिटीज हो गई यहाँ पे वाटर से रिलेटेड उनके ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया यहाँ पे, तो जो भी आपकी मेजर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए यहाँ पे इंसानों के लिए, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ पे इस पे काम किया जा रहा है।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा यहाँ पे कि जो थर्ड स्टेटमेंट था वो करेक्टली मैच नहीं था, या फिर आप बोलो जो गलत स्टेटमेंट दे रखी थी, क्योंकि उस उन्होंने दे रखा था यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड है, तो नहीं, ये आपका इकोनॉमिक जो आपकी डेवलपमेंट होती है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। Now, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक स्कीम दे रखी है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में आपके यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है, इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू, कौन से इशू से रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये स्कीम है। तो देखो जो आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, बेसिकली इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे प्रमोट की जाती है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रमोट की जाती है वुमेन्स के लिए, SC ST हो गया, यहाँ पे इन सब कम्युनिटीज के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक तरीके से प्रमोट की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, या फिर आप बोलो किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो वो है आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की, डायरेक्ट आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रोग्राम दे रखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। तो पहला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में कि इट वाज अनाउंस इन द ईयर 2014। तो अब यहाँ पे ये जो है आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये आपका आया था यहाँ पे 2015 में। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे हो गई रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपकी 2015 होना चाहिए था। फिर दूसरा आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे कि इट्स एम इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये आपका एकदम करेक्ट है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे प्रमोट करना चाह रही है कि आप अपने कल्चर को यहाँ पे जितने से ज्यादा आप यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर सको, उसको प्रमोट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन आप बोल सकते हो यहाँ पे आइडियोलॉजी है वो है यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। ठीक है, कि यहाँ पे सारी स्टेट्स एक साथ मिलके बेसिकली आगे बढ़ रही हैं, अपना कल्चर यहाँ पे आगे प्रमोट कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं अपने सिटीजन्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होना चाहिए यहाँ पे टू ओनली। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रस्ट एरिया ऑफ द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। ठीक है, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में अमृत बोलते हैं, तो उसका कौन सा आपका यहाँ पे थ्रस्ट एरिया नहीं है। थ्रस्ट एरिया मतलब होगा कि यहाँ पे ये जो स्कीम है या फिर ये कौन से फील्ड में काम नहीं कर रही है। ठीक है, ट्रस्ट एरिया मतलब होता है यहाँ पे कि किस में काम कर रही है, पर यहाँ पे आपको दिया नॉट अ थ्रस्ट एरिया, मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है यहाँ पे इन चारों में से जिसमें ये स्कीम काम नहीं करती है। तो देखो सबसे पहली बात, अमृत आपकी आई थी यहाँ पे 2015 में। इसका यहाँ पे एम था कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अर्बन पीपल्स की, ठीक है, अर्बन पीपल की बेसिकली, उनको हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सके, बेसिक एम्यूनिटीज हम लोग यहाँ पे दे सके। एम्यूनिटीज इन द सेंस आपको जैसे वाटर सप्लाई मिल गया हो, ड्रेनेज सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको फ्लडिंग रिड्यूस हो रही है, मतलब यहाँ पे फ्लडिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है कि यहाँ पे कम से कम यहाँ पे फ्लड्स वगैरह ये सब आपको देखने को मिले। फिर आपको यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस देखने को मिले, पार्क्स वगैरह देखने को मिले। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इसी के अंदर आते हैं, पर आपका यहाँ पे जो आपको सी ऑप्शन दे रखा है ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखो अगर यहाँ पे मोटराइज्ड की जगह ना इन्होंने अगर दिया होता नॉन मोटराइज्ड, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये अंदर आ जाता है इस पर्टिकुलर अमृत स्कीम के, क्योंकि यहाँ पे जो एक फीचर है यहाँ पे आप बोलो या इसका ट्रस्ट एरिया वो ये भी है कि नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ये फोकस करता है। पर क्योंकि इन्होंने नॉन नहीं दिया था, इन्होंने मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट दे रखा था, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मोटराइज और अनमोटराइज नॉन मोटराइज में मतलब क्या है। नॉन मोटराइज मतलब हो गया यहाँ पे कि जहाँ पे आप इंजन वगैरह या फिर मोटर आप यूज नहीं कर रहे हो मूव करने के लिए। ठीक है, और मोटराइज होता है जहाँ पे आप यूज कर रहे हो। नॉन मोटराइज जहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे हो कोई भी इंजन या फिर कोई भी मोटर मूव करने के लिए। और मोटराइज मतलब होता है जहाँ पे आप इंजन हो गया या फिर मोटर वगैरह आप यहाँ पे यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मोटराइज वाली यहाँ पे बात की गई थी। तो हमारे यहाँ पे अगर नॉन मोटराइज दिया होता तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती, पर यहाँ पे नॉन मोटराइज की जगह मोटराइज दे रखा था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। और गलत ही हमारे यहाँ पे पूछा जा रहा था नॉट, तो हमारा राइट आंसर भी होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है द लैंडमार्क केस ऑफ DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो देखो ये आपका यहाँ पे बेसिकली जो केस है इसका सब्जेक्ट था आपका यहाँ पे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टू री प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। अब देखो री प्रोमुलगेट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि जैसे मान लो यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डिनेंस आया, आप उसका यहाँ पे लाइफ टाइम बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है? मतलब यहाँ पे जैसे मान लो पहले 1 साल के लिए लाए, फिर यहाँ पे अगले 1 और साल के लिए बढ़ा दिया। ऐसे करके आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, तो उसके रिलेटेड आपका यहाँ पे ये जो केस था, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बस पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे देखा है कि आपको यहाँ पे जो केसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो आपको सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जा रहे हैं कि ये वाले केस पे मेन सब्जेक्ट क्या था, कौन सा केस आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, कौन सा डीपीएसपी से है, कौन सा कौन से वाले जैसे कोई भी आपका दूसरा जो भी आपका यहाँ पे अमेंडमेंट भी हुई होगी तो उससे रिलेटेड है। तो ये सब केस के बस सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो हमारे यहाँ पे 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद हेबियस कॉर्पस, ठीक है? तो ये आपकी एक तरीके की रिट होती है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो आपको 4 आपको यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे केसेस। तो देखो उल्टा हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। तो ये जो है आपके यहाँ पे, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे ये आपकी उड़ीसा की एक मेंबर ऑफ पार आपके यहाँ पे एमएलए थी, एक तरीके से आप ये बोल लो। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ये एक तरीके से आपकी पॉलिटिशियंस थी जो आपकी उड़ीसा से रिलेटेड थी। और ये इनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे करप्शन चार्जेस के ऊपर यहाँ पे ये आपका केस था, ठीक है? तो यहाँ पे एज सच यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, पर क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने पूछ दिया है, तो एटलीस्ट आपको इनके इस पर्टिकुलर केस के बारे में अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? फिर सी ऑप्शन तो हम यहाँ पे इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये तो हमारा आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो ये हमारा यहाँ पे ये भी नहीं है और ना ही हमारा ये है, ठीक है? अब बी ऑप्शन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। अब ये जो है आपका, ये एकदम आपका करेक्ट है। यहाँ पे हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड आपका यहाँ पे बी वाला केस है जो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे सस्पेंशन से रिलेटेड भी यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 226 के बारे में, ठीक है? तो जो कि आपको यहाँ पे जो आपका हाई कोर्ट होता है उसके यहाँ पे रिट्स के बारे में यहाँ पे बताता है 226। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर पहला में यहाँ पे दे रखा है कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण वर्सेस एंड अदर्स, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो आपका केस है बेसिकली ये आपका आप बोल सकते हो लैंडमार्क केस था, जहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट में यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको समझना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे आरटीआई के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक आपकी फंडामेंटल राइट यहाँ पे दी गई थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर आपके केस के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका हो गया इससे रिलेटेड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका केस लेकर आया था इसको एक फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन को, वो था आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, ठीक है? और जिस इसके आगे जाके फिर आपका यहाँ पे एक और केस इसका बना था, इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हुई थी बात। तो वो था आपका यहाँ पे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। तो यहाँ पे बस आपको ना केसेस के सब्जेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट सब्जेक्ट पता हो तो ही आप यहाँ पे ये सब मार्क कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पहले इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन हिंट हिंट दे दिया ऊपर, जो आपको अगर इसका पता होता कि ये इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उसी सेम कोई जो आपका यहाँ पे टॉपिक था, सब्जेक्ट था, उससे रिलेटेड आपको एक दूसरा केस दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर था यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है? नॉट पूछा है मतलब गलत स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। और 226 मतलब आपके यहाँ पे रिट्स की बात हो रही है जो हाई कोर्ट के होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपके हाई कोर्ट है वो हर एक रिट को यहाँ पे वो दे सकता है, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जैसे आपको दे रखा है कि इट कैन इशू रिट्स ऑन हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्चरी और प्रोविजन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जब यहाँ पे ये करेक्ट है तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि रिट्स कैन बी इशूड टू इन्फोर्स एनी राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 एंड फॉर एनी अदर पर्पस। मतलब यहाँ पे जैसे आपको पहले ही बताया था कि अगर हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे किसकी वास्ट एरिया है यहाँ पे रिट्स को प्रोड्यूस करने में, मतलब रिट्स कौन ज्यादा वास्ट एरिया में दे सकता है, तो वो है आपका यहाँ पे हाई कोर्ट, ठीक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड ही वो ज्यादातर आपका यहाँ पे देता है, ठीक है? पर यहाँ पे आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी है, साथ ही साथ दूसरे आपकी चीजें भी हो सकती है। तो आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे गलत, ठीक है? ये आपका आंसर नहीं होगा, स्टेटमेंट सही है इसलिए। तीसरा आपसे बोल रहे हैं दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर conferred on the Supreme Court under Article 32(2).
अब देखो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है और यही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे डेरोगेट या फिर बोलो डेरोगेशन मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से एग्जेम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दे दिया है कि कैन डेरोगेट, तो यहाँ पे डेरोगेट नहीं कर सकता है, ठीक है, नॉट आना चाहिए था, तब आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये एकदम आप बोल लो एकदम जो स्टेटमेंट है आपकी आर्टिकल 32 सब क्लॉज में, वही सेम स्टेटमेंट आपको बस दे दिया, बस नॉट नहीं लगाया है, ठीक है। डी आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इस जुडिक्शन, तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है कि जो भी आपका यहाँ पे हाई कोर्ट वगैरह है वो आपके यहाँ पे रिट्स को इशू कर सकता है किसी भी यहाँ पे अथॉरिटी के लिए जो भी उसके जुडिक्शन के अंदर आती है, ठीक है। तो हमारे ये भी आंसर नहीं होने वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। जो आपको चार स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी आपकी यहाँ पे गलत है, वो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब पहला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बेरिंग एक्सेप्शंस इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। बेसिकली आपको यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है और उनके यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रखा है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे बैंकरप्सी हो गया, फिर आपका यहाँ पे इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट लिस्ट में होता है, तो ये अब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो है वो आपका यहाँ पे यूनियन लिस्ट में होता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो क्योंकि अब ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। किसमें होता है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर होता है ये, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर बैंकिंग आपका यहाँ पे यूनियन के अंदर होता है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा था, सी ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विस इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे जो आपको चार कमीशन दे रखे हैं इनमें से तीन आपके यहाँ पे पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, तो वो है आपके यहाँ पे ली कमीशन, इंग्लिस्टन कमीशन और आपका यहाँ पे एटिशन कमीशन, ठीक है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड कमीशन है। और जो नहीं है वो है आपका यहाँ पे राधा कृष्ण कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। और ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो ये चीज याद रखना है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि हम इसको यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 इज और आर करेक्ट। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो अब यहाँ पे 12 नहीं होते, नॉट मोर देन 10 होता है, ठीक है। तो पहला तो आपका हो जाएगा गलत। अब जैसे ही पहला गलत हुआ आपको यहाँ पे सीधे सीधे आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक होते हैं यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पे पर आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात हो रही है। फिर दूसरा आपको दे रखा है द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, 5 साल के लिए यहाँ पे वो बनते हैं, और या फिर 65 ईयर्स के एज तक वो बनते हैं, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, दो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपसे बोल रहा है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, नॉट एलिजिबल होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ नॉट एलिजिबल आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू ओनली, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा है यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी यूनिवर्सली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब जो प्रोटेम स्पीकर बना है वही बेसिकली यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सली मतलब यहाँ पे सभी के यहाँ पे मतदान से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर था यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे सोमनाथ चैटर्जी। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इमरजेंसी इज और आर करेक्ट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। पहला आपसे यहाँ पे दे रखा है, बोला जा रहा है यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। अब देखो ये आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि एक तो इन्होंने ओनली लगाया है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस भी आपका एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक गलत हो जाएगा, जैसे ही आपका एक गलत हुआ
तो वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर भी मिल गया, वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, बाकी भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो दूसरा आपको बोल रहा है यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट और एनी मैटर। तो यहाँ पे एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट है, जब यहाँ पे आपका नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो एक तरीके से आप बोलो कि आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता है, पर पावर आपकी आप बोल सकते हो यहाँ पे एक तरीके से यूनियन के पास भी आ जाती है, कि अब वो यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को। अब जैसे प्रेसिडेंट वाले में क्या है कि वो अब यहाँ पे आपकी डिसॉल्व हो जाती है स्टेट लेजिस्लेचर, बस यहाँ पे आपकी डिसॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तीसरा आपसे बोल रहा है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर आपका यहाँ पे सस्पेंड नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट। फिर फोर्थ आपसे यहाँ पे बोल रहा है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे एकदम आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि 6 महीने तक आपका यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड होता है, और ये दोनों हाउसेस के थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमेशा याद रखना कि ये आपकी इंडेफिनाइट टाइम तक लग सकती है, पर हर एक 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल कराना पड़ेगा यहाँ पे पार्लियामेंट का, ठीक है। तो इनडिफिनाइट टाइम तक आप लगा सकते हो नेशनल इमरजेंसी, पर यहाँ पे 6 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे हमेशा अप्रूवल करना पड़ेगा यहाँ पे पार्लियामेंट में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इम्पीचमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, वो भी आपके जज की, ठीक है। सीजीआई की बात नहीं है, चीफ जस्टिस इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड बात है। अब देखो पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे जज को रिमूव करने का प्रोसेस है, वैसे आपका डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे जो हो गए लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, सबसे पहले इसमें रेजोल्यूशन आना चाहिए। और रेजोल्यूशन कैसे आ सकता है, जब यहाँ पे आपके लोकसभा में 100 मेंबर्स यहाँ पे साइन करे, और आपके राज्यसभा में या तो 50 मेंबर साइन करे, ठीक है। तो जो आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है ना यहाँ पे, मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ हाउस नहीं होगा, 100 मेंबर्स होगा आपका यहाँ पे लोकसभा के लिए, या फिर होना चाहिए 50 मेंबर्स राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो दोनों में से कहीं पे भी ये शुरू हो सकता है रेजोल्यूशन, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अगर वो लोकसभा में शुरू होता है तो 100 मेंबर्स का साइन चाहिए, अगर वो राज्यसभा में शुरू होता है तो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पहला ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट ही हमसे पूछ रहा है, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। अब बाकी भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बी आपसे बोल रहा है, द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स, जिसपे आपके 2 जजेस होते हैं और एक आपका यहाँ पे डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होता है। तो ये भी आपके एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और जो यहाँ पे ये जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो भी ये रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी इनको मिलता है, तो वो उसी हाउस में लेके जाते हैं जिस हाउस में रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, और ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट ही बेसिकली यहाँ पे रिमूव करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है, और ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया मैंने, क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए मैंने लास्ट में टिक लगाया और शुरू में क्रॉस लगाया। और ऊपर वाला जो है वो गलत स्टेटमेंट आपको दे रखी है, और गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान्स की, तो देखो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये सब आपको एम्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान के। जैसे पहला आपको दे रखा है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी विद एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। तो ये हमारा एम था थर्ड 5 ईयर प्लान का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे सेकंड पूछा जा रहा है। फिर बी आपसे बोल रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको, विद एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका सेकंड आपका 5 ईयर प्लान था, इसका फोकस था यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और ये आपका बेस्ड है यहाँ पे MC महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, मॉडल यहाँ पे जरूर याद रख लेना इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपका बना था। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे स्टील प्लांट्स आपके यहाँ पे बने थे, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे दुर्गापुर में आपका यहाँ पे ब्रिटेन की हेल्प से, मतलब दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे ब्रिटेन की हेल्प से आपका यहाँ पे 1959 में आपका एक स्टील प्लांट बना था। फिर रॉककेला जो आपका यहाँ पे उड़ीसा में है, उसमें आपका जर्मनी की हेल्प से आपका 1959 में एक स्टील प्लांट बना था। फिर आपका एक भिलाई आपकी जगह है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे रशिया की हेल्प से 1955 में आपका एक स्टील प्लांट बना था। और 1965 में आगे जाके फिर वो रशिया की हेल्प से बोकारो जो आपका झारखंड में है, वहाँ पे आपका एक स्टील प्लांट बना था, ठीक है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और यहाँ पे हमारा टारगेट था 4.5 को अचीव करना, अचीव हमने किया था 3 आपका 4.3, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे पीएम कौन थे, तो पीएम थे आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सी पॉइंट की, तो सी आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस।
तो ये तो था आपका यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाला आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और ये था हमारे यहाँ पे सेवेंथ का एम, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका जैसे पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला आपका यहाँ पे हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आपका पहला वाला जो आपका 5 ईयर प्लान है, ये आपका आपका बेस्ड है। ये आपको याद रखना है, 5 आईआईटीज आपके यहाँ पे पहले वाले के अंदर बने हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपको जो दे रखे हैं हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो तीसरा वाला अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए वो खराब था 5 ईयर प्लान, क्योंकि हम जो भी हमने यहाँ पे टारगेट रखा था हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाए थे एज सच। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उस टाइम पे आपके पास यहाँ पे देखने को मिला था फेमाइन आ गया था, फिर इंडो चाइना वॉर हो गई थी, इंडो पाकिस्तान वॉर हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि आपका ये जो ईयर है बेसिकली जो 5 ईयर प्लान था, ये आपका 61 से 66 तक आया था, ठीक है, 1961 से 1966। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये तीनों चीजें देखने को मिली थी, जिसलिए हमें हमने यहाँ पे जो टारगेट किया था 5.6 को अचीव करने का, वहां पे हमने सिर्फ 2.8 ही हम अचीव कर पाए थे, ठीक है। फिर फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो इसको हम लोग यहाँ पे डीपी धार मॉडल के ऊपर बेस्ड बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखता है, डीपी धार मॉडल, ठीक है। फिर अगर हम इससे रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पे हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ पे और चीज याद रखनी है कि इसके बाद आपको यहाँ पे रोलिंग प्लान देखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ पे आपको इमरजेंसी भी देखने को मिली थी एंड में आते आते, ठीक है। तो वहां पे आपको ये जो आपका फिफ्थ ईयर प्लान है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, ये आपको 74 से 78 पे देखने को मिला है। फिर सेवेंथ ईयर प्लान जो है, ये आपका राजीव गांधी के टाइम पे आया है। और यहाँ पे जो आपको दे रखा है वही सब है, मतलब यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, तो यही सब यहाँ पे इसका फोकस था, ठीक है। और ये आपका आया था यहाँ पे 85 से लेके 1990 तक। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यहाँ पे टारगेट था 5% का, अचीव किया था हमने यहाँ पे 6%। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, सेकंड वाले का हमारे यहाँ पे एम था हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला हमें यहाँ पे दे रखा है, पहली स्टेटमेंट में, पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनलेटली लेसर। अब देखो यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे लेसर नहीं होता, उल्टा ग्रेट हो जाता है, ठीक है, मतलब ग्रेटर हो जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि पॉपुलेशन एजिंग का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो एवरेज एज है यहाँ पे, वो यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर बढ़ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे कि पहले एवरेज एज थी यहाँ पे कि पॉपुलेशन की, वो थी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे 20 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ के हो जाती है पॉपुलेशन एजिंग के बाद यहाँ पे 45 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स, कुछ भी आप ले सकते हो। तो उसको हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन एजिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपकी एवरेज एज जो है यहाँ पे पॉपुलेशन की, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने लेसर दे रखा था, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ग्रेटर होना चाहिए था, पहला आपका गलत। इसके साथ हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन हट जाएगा और सी ऑप्शन हट जाएगा। अब दूसरा आपसे बोल रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इन एज हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज्ड। अब ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, यूएसए ले सकते हो, यहाँ पे इटली ले सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे डेवलप कंट्री ले सकते हो। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपके यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें जो हायर एज की जो पॉपुलेशन है, जिसकी एज ज्यादा है, उनका यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब यहाँ पे उनका जो जो वो लोग हैं बेसिकली यहाँ पे उनका जो रेशियो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो हमारे यहाँ पे सेकंड बेसिकली सिर्फ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा डी भी गलत है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना। इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन 2022 और 2023 के हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, वहां पे आपको लास्ट मोमेंट पे एज अ पीडीएफ के थ्रू अगर आप रिवाइज करोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप वीडियो के साथ रिवाइज करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी यहाँ पे आपकी मर्जी रहेगी वो चीज़। पर पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और कोई भी डाउट या कोई कमेंट होता है तो आप जरूर, आप यहाँ पे सजेशन होता है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।